नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज मैं पुनः हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम और उसमें जम्मू कश्मीर को भी जोड़ लेंगे, उसी पर चर्चा करूंगा। और खास तौर पर कांग्रेस की हरियाणा में जो हुई है हार, जिसे कि अप्रत्याशित हार कहा जा रहा है, अविश्वसनीय हार कहा जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा धैर्य से सुनेंगे। कुछ चीजें मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपके साथ पेश होऊंगा। सबसे पहला सवाल, हरियाणा में का जो परिणाम रहा है, क्या राहुल गांधी ने जो आखिरी 4 दिन कैंपेनिंग की, रोड शो किए, बड़ी रैलियां की, सभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की और उनमें जो मुद्दे उठाए, वो हरियाणा की जनता को वो रास नहीं आए? आखिर क्यों? वो गरीबी की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो अग्निवीर की बात करते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने जो उठाया था बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, कि किस तरह से वो अपना घर बार छोड़ करके, जमीन जायदाद बेच करके, साहूकारों से 50-50 लाख कर्ज लेकर के अमेरिका में जा रहे हैं, वो भी अवैध रूप से। उनकी जान जा रही है, उन्हें लूटा जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलने से वंचित हो जा रहे हैं। यहां तक कि बुजुर्ग माता पिता के दिवंगत होने पर उनके अंत्येष्टि में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पहलवानों का मुद्दा था, वो एक गौरव का मुद्दा था, एक महिला पहलवानों का मुद्दा, उन बेटियों का मुद्दा जिन्हें घसीट घसीट करके सड़कों पर ले जाया गया। किसानों का मुद्दा था, जिसमें कि राहुल गांधी एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात करते हैं। वो 36 बिरादरी की बात कर रहे थे। वैसे भी वो जाति जनगणना की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, समाज के हाशिए पर गए लोगों की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे। उधर 10 साल का जो शासन रहा है बीजेपी का, उस शासन से, उस व्यवस्था से वहां के लोग नाराज भी थे। बावजूद इसके ये चुनाव कांग्रेस हार क्यों गई? राहुल गांधी की मौजूदगी में, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में, कल मैंने आप लोगों को बताया था, एक उदाहरण दिया था कि ये राज्यों और केंद्र की जो राजनीति है, उसको मैंने अलग करके देखने की कोशिश की थी कल, और आज फिर थोड़ा सा हिस्सा उस पर मैं जरूर जाऊंगा। मैं शुरुआत ही उससे करता हूं, कल जहां मैंने छोड़ा था वहीं से। आप कांग्रेस बार बार इस तरह की गलतियां कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व बार बार इस बात को लेकर के क्यों पीछे हो जा रहा है कि स्थानीय जो क्षत्रप हैं,
वो जो कह रहे हैं वही सही है। इनका अपना केंद्रीय नेतृत्व का अपना कोई एनालिसिस नहीं है किसी भी स्टेट में, जबकि आपको उदाहरण आपके सामने है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। दोनों उदाहरण आपके पास हैं। जब इन तीनों स्टेट्स में कांग्रेस जीती थी तब क्या इक्वेशन था, और जब वो हारी तब क्या इक्वेशन था। चाहे अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भूपेश बघेल, टी.एन. सिंह देव और साहू जी का गठबंधन था। मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, और राजस्थान की बात करें तो वहां अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट हुआ करते थे। कहीं भी कोई नेतृत्व चुनाव के पहले घोषित नहीं हुआ। परिणाम ये कि कांग्रेस तीनों जगह जीत गई। वहीं जब आप पिछले चुनाव की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, और तीनों जगह आप चुनाव हार गए। आज जो हरियाणा में हुआ है वो भी इसी कड़ी का अगला उदाहरण है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पर हावी हुए। वहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, राहुल गांधी कैंपेन जरूर किए, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस, मैंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी की कांग्रेस हरियाणा में नहीं थी। हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए पहुंची भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस। वो कांग्रेस जिसने पूरे प्रदेश को 35 वर्सेस 1 कर दिया। इस बात को राहुल गांधी ने समझा। वो बार बार छत्तीस बिरादरी की बात करते रहे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले, उनके समझाने के पहले आम मतदाताओं के दिल दिमाग में ये गहरे पैठ कर चुका था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो हरियाणा में हुड्डा परिवार ही शासन करेगा, और उसके लिए बाकायदे सीएम का चेहरा भी था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम बार बार लिया जा रहा था। और एक सबसे बड़ी चीज, जाट बहुल क्षेत्र है, प्रभुत्व भी उनका है, लेकिन वही राहुल गांधी जब नेशनल फ्रेमवर्क में आते हैं तो वंचितों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हाशिए पड़े लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। लेकिन हरियाणा में जाट एक ऐसी बिरादरी है जिसका अप्रोच सामंती है। उनके पास वो सारी सुख साधन है, सारी संपत्ति है जिसकी मुखालफत राहुल गांधी खुद करते हैं। ऐसे में जो बाकी 35 बिरादरियां हैं, जिसमें कि दलितों का बहुत बड़ा वर्ग है, वो उनके गले जाट उतरता नहीं है। आप देख सकते हैं चुनाव परिणाम, मुस्लिम उनके साथ थे, लेकिन
जाटलैंड में भी बीजेपी ने सेंधमारी की। 35 बीजेपी ने इसी एक सूत्री समीकरण के साथ अपना पूरी स्ट्रेटजी बुनी। 35 बनाम 1 अगेंस्ट जाट, और यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से मात खा गई। समझने की बात यह भी है कि हुड्डा परिवार 2014 में हारा, हुड्डा परिवार 2019 में हारा। यही हुड्डा परिवार है जो गांधी परिवार की मुखालफत की आवाज बुलंद करता है। बावजूद इसके कांग्रेस के हाईकमान को यह लगता है कि हुड्डा नहीं तो हरियाणा में कांग्रेस नहीं। मेरी समझ से यह सबसे बड़ी गलती केंद्रीय नेतृत्व की थी। हुड्डा परिवार को आगे करके, उनको हाईलाइट करके जो चुनाव का ताना बाना बुना गया, उनकी हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा। आपने शैलजा को मनाने और शैलजा को ले आने मंच तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक बीजेपी उसको भुना चुकी थी। दलितों के बीच में ये उनके मन मस्तिष्क में बिठाया जा चुका था कि यहां शैलजा का नहीं दलितों का अपमान हो रहा है। कांग्रेस शैलजा का नहीं दलितों का अपमान कर रही है। उसी तरह से बाकी जो जातियां हैं, गैर जाट, आप इसे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के समीकरणों से समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा आसान होगा। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव 2017 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे। क्यों? 2019 में भी उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन इस चीज को अखिलेश यादव ने बहुत बारीकी से पकड़ा, और सबसे बड़ी वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की जो रणनीति थी वो यादव वर्सेस अन्य पिछड़ी जातियां और दलित। अब की बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने वाईएम को पीछे किया और पीडीए को आगे किया। उन्होंने अपने संगठन में उन सभी लोगों को स्थान दिया, उसमें चाहे दलित हो, मुस्लिम हो और गैर यादव पिछड़ी जातियां हो। ऐसा करने से अखिलेश को एक बहुत बड़ा माइलेज मिला, और वो जो माइलेज मिला, राहुल गांधी जिन पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश ने उस चीज को ही आगे बढ़ाया। अखिलेश ने इस बात को समझा कि केवल यादव और मुसलमान को लेकर के हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, वो राजनीति चलेगी ही नहीं। हमको अदर कास्ट, अदर पिछड़ों को साथ लेकर के आना पड़ेगा। वो अगर उत्तर प्रदेश में यादव पिछड़ों में सर्वोच्च है, क्रीम है, तो पिछड़ों में जो अदर जातियां हैं
उनको ऊपर ले आने के लिए मुख्य धारा में ले आने के लिए अखिलेश यादव ने वो रणनीति अपनाई और वो रणनीति सफल रही। ठीक इसी तरह से अभी जैसे मैंने 3 उदाहरण दिए कांग्रेस के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। सबसे बड़ी चीज है कि जब तक आप किसी भी प्रदेश में जो एक शीर्षस्थ माना जाना परिवार है, लीडरशिप आपके पास है, उसके समानांतर सेकेंड लाइनअप जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, आप दूसरी जातियों को प्रश्रय नहीं देंगे, तब तक आप चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी राष्ट्रीय पैमाने पर इन्हीं बातों को कहते हैं और इन्हीं बातों को लेकर के वो चलते हैं, जिसका परिणाम उन्हें लोकसभा चुनाव में मिला। हरियाणा के लोगों को राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से या कांग्रेस से कोई एलर्जी नहीं है, उनको हुड्डा परिवार से एलर्जी है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। ये सीधी सी बात है। उन्हें ये महसूस हुआ कि राहुल गांधी बहुत ठीक बात कर रहे हैं, हमारे हक की बात कर रहे हैं, हमारी ही आवाज उठा रहे हैं। वो उनके साथ दिखाई दिए, लेकिन उनके दिमाग में ये भी था कि राहुल गांधी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। यहां हुड्डा की राजनीति चलेगी और हुड्डा को उन्होंने सबक सिखाना था। उन्होंने 14 में भी सिखाया, 19 में भी सिखाया और इस बार भी सिखाया। ये बहुत बड़ा एकदम साफ साफ दिखता हुआ समीकरण था। एग्जिट पोल की बात अलग है, एग्जिट पोल के झांसे में मैं भी फंस गया था इस बार आखिरी दिन परसों। लेकिन एग्जिट पोल को मैं भी सही नहीं मानता हूं, क्योंकि कई बार मैंने भी वोटर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज निकलती नहीं है, सही चीज। जो जातीय समीकरण है, जो जातीय गणित गुणा गणित है, उसको समझना पड़ेगा कांग्रेस को, खास तौर पर हिंदी बेल्ट के लिए। हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, और वो जो 3 प्रदेश मैंने आपको गिनाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन सब में अब आप देख सकते हैं बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया, जिसका नतीजा था कि सारे जातीय समीकरण टूट गए। जाटलैंड में भी बीजेपी ने अच्छी खासी सेंधमारी की। दलित वोट बैंक पर उन्होंने कब्जा किया। अगर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया तो कम से कम दलित वोट बैंक में बिखराव तो कर ही दिया। एक मुश्त जो वोट कांग्रेस को जाता हुआ दिखाई दे रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो इस बार दिखाई नहीं दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो, और शैलजा को नकारना, कुमारी शैलजा को हुड्डा परिवार ने चुनाव घोषणा की शुरुआत से ही हाशिए पर कर दिया, जिसका नतीजा था
कि बीजेपी वहां बाजी मार ले गई। जब अमित शाह वहां ये कहते पाए गए, बड़े टंके की चोट उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा का अपमान कर रही है कांग्रेस, उसके बावजूद उन चीजों को पकड़ करके जब तक राहुल गांधी हुड्डा और शैलजा के हाथ मिलवाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और हाथ मिलवाने में, कल भी मैंने कहा था कि हाथ मिलवाने में और हाथ मिलाने में दोनों में बहुत अंतर होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसराना, खारखौल, रतिया, हुकलाम ऐसी जगहों पर बीजेपी को दलित वोटों का फायदा मिला। दलित वोट 50-50% बढ़ गए। और जो एक चीज और भी थी कि आपने दलित वोट बैंक को साधने के लिए अंतिम समय में शैलजा के मुकाबले अशोक तंवर को खड़ा किया। थोड़ा पीछे जाएं, अशोक तंवर दलितों के बड़े नेता थे हरियाणा में। जब वो कांग्रेस के भीतर दलितों का नेता बन करके नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए तो उनको हाशिए पर लाया गया। जब शैलजा उसी श्रेणी में खड़ी हुई तो आपने उनको भी किनारे कर दिया। फिर जब शैलजा और हुड्डा में नहीं बन रही थी तो अशोक तंवर को फिर ले आ दिए। तो मैंने आपने पूरी तरह से जो बीजेपी ने प्रसारित किया दलित वोट बैंक को लेकर के जनमानस के बीच में, उसको एक तरह से आपने पुष्ट कर दिया। उसका फायदा बीजेपी बखूबी उठा ले गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप एक समानांतर नेतृत्व नहीं खोजेंगे, नहीं खड़ा करेंगे, एक ही के ऊपर अगर जब तक आप हावी रहेंगे, आप देख लीजिए कि जहां कहीं भी 10 साल का मामला आता है, 10 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी चयन के वक्त मैक्सिमम सिटिंग एमएलएज या एमपी के टिकट को काट देती है। इसके साथ ही एक वो मैसेज देना चाहती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे उबरने की कोशिश करती है। जनता जिससे नाराज है हम उसको टिकट ही नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में इस तरह की हिम्मत नहीं जुटाई और ये गलती वो बार बार कर रहे हैं। इससे उनको बचने की जरूरत होगी, इससे आगे सोचने की जरूरत होगी। स्टेट राज्यों के चुनाव को लेकर के जब तक आप एक ही छत्रप पर विश्वास करते रहेंगे, वो छत्रप जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, गणेश परिक्रमा करते रहते हैं, इस गणेश परिक्रमा वाले छत्रपों को आपको हाशिए पर ले आना पड़ेगा। ठीक बात है कि हुड्डा काफी अनुभव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में उनका एक अच्छा प्रमुख स्थान है। आप उन्हें
अलग स्थान दे सकते हैं। आप कुमारी शैलजा को संसद ले जा सकते हैं, आप हुड्डा को भी पिछले दरवाजे से संसद पहुंचा सकते हैं, उनको राष्ट्रीय संगठन में रख सकते हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति से उनको आपको दूर करना पड़ेगा। जैसे आपने अशोक गहलोत को किया। अशोक गहलोत बड़ा नाम है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसी तरह से हुड्डा का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। और जब तक पब्लिक के मन में, मतदाताओं के मन में ये राज्यों के भीतर ये कांग्रेस नहीं बैठा पाती है बात कि वो अगड़ों को के साथ साथ उन हाशिए पर गए लोगों को, अति पिछड़ों को साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रही है। कोशिश ही नहीं, बल्कि आपको ये जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप उनके साथ खड़े हैं। जब तक आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे तब तक वो चीज सामने नहीं आएगी। और यही काम बीजेपी इसमें माहिर है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का मैं फिर उदाहरण दूंगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना दल से गठबंधन करती है, निषाद पार्टी से गठबंधन करती है, वो राजभरों से गठबंधन करती है। छोटे छोटे पॉकेट्स को चुन करके वो अपने साथ लेकर के आती है। अरे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक भले न हो, 2-4 सीट भी अगर कोई छोटा छोटा 1-2 सीट भी उस गठबंधन से हमको मिलता है तो उसका लाभ तो पूरी पार्टी को मिलेगा। अपना दल के पास विधायक भी हैं और सांसद भी हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, निषाद पार्टी के साथ भी यही है। तो राहुल की रणनीति को ये राज्य का जो नेतृत्व है, राज्यों का जो छत्रपों का नेतृत्व है, वो एक तरह से 2 तरह की चीजें सामने आने लगती हैं। आपका नेशनल लीडर कुछ और बात कर रहा है और आपका राज्य का नेतृत्व जो है वो कुछ और गणित कर रहा है। जब तक दोनों में एक रूपता नहीं दिखाई देगी तब तक सफलता आपके कदम नहीं चूमने वाली। और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस वहां हरियाणा से 5 सीट जीत गई या पूरे देश में 99 तक का आंकड़ा छू लिया, उसके पीछे इंडिया गठबंधन था और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बड़ा दिल दिखाते हुए हर स्टेट में, स्टेट की जो प्रमुख पार्टी थी विपक्ष की, उसके साथ उसके अनुसार समझौता किया। टिकट बंटवारे के मामले में भी ये काम आपने हरियाणा में नहीं किया। आपने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को भी नाराज कर दिया। भले अखिलेश विद्रोही नहीं हुए, इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी
सीट भले न मिली हो, लेकिन वोट तो कटा। और उसका फायदा किसको मिला? जब आप गठबंधन नेशनल लेवल पर एक गठबंधन बना करके चल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को, आरएसएस को, उनकी विचारधारा को मात देना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? संविधान कैसे बचेगा? केवल केंद्र से नहीं बचेगा। उसके लिए बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक एक सोच बनानी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं बनेगा, काम बनेगा नहीं। आज हर पूरे देश भर में लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से। हमारी बेटियां परेशान हैं कि कैसे हर घर में, जिस घर में एक बेटी है, वो हर उस घर का, उसके माता पिता तब तक बेचैन रहते हैं जब तक कि वो बेटी सुरक्षित अपने घर पर वापस नहीं आ जाती। इन दुकानदार छोटे छोटे, आप खुद कहते हो कि कांग्रेस का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ये बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन जब आप स्टेट लेवल पर जाते हैं तो वो सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, कहीं नहीं दिखाई देती। आज चर्चा पूरे देश भर में केवल हरियाणा की हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात नहीं की जा रही है। कारण यह है कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया और इंडिया गठबंधन वहां पर जीत गया, बहुमत में आ गया। अगर कांग्रेस की एनालिसिस कीजिएगा तो कांग्रेस वहां भी 2014 से आधे पर आई है, चाहे वो वोट शेयर का मामला हो, चाहे वो सीटों का मामला हो। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसे यह सोचना पड़ेगा कि हाल के वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी को जिस स्तर पर पहुंचाया गया है, उससे उबरने में अभी आपको थोड़ा सा और सब्र दिखाना पड़ेगा और धैर्य दिखाना पड़ेगा और अपने मन को, अपने दिल को, दिमाग को और बड़ा करना पड़ेगा और गठबंधन के साथ चलना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, पार्टी के अंदर आपको लोकतंत्र कायम करना होगा, समानांतर नेतृत्व तैयार करना होगा, क्षत्रपों के समानांतर नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। तभी आप सीधी लड़ाई में 20 पड़ सकते हैं। आज पूरी कांग्रेस इन सब चीजों पर मंथन जरूर कर रही है, लेकिन तात्कालिक तौर पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर सवालिया निशान खड़े करने, वो ठीक है, अपनी जगह है। इससे जनता का सीधा कोई सरोकार नहीं है। जनता, ये तो वो चुनाव मतगणना के एक दिन पहले ही नायब सिंह सैनी बोल गए कि वो ईवीएम का रोना रोएंगे। तो ईवीएम की सेटिंग गेटिंग क्या है,
ये चल रहा है बहुत लंबे समय से, 10 साल नहीं, उसके पहले से। वो अपनी जगह है, उसकी लड़ाई, अगर आपको ईवीएम की लड़ाई लड़नी है तो वो भी एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को लड़नी होगी और उस पर बाकायदे अपने एजेंडे में शामिल करके कि हम इसके खिलाफ चुनाव परिणाम आने के बाद आप ईवीएम का नाम लेंगे तो आप सही होते हुए भी बीजेपी लोगों के मन में ये दिमाग बैठा देगी और बैठा चुकी है कि इससे ये तो इनका रोना है। आप कुछ भी सफाई देते रहिए, चुनाव आयोग उनका है, सही बात है, उनका है। आप खुद ही कहते हो कि सारी एजेंसियां उनके हाथ में हैं, कहीं कोई स्वायत्तता नहीं है, तो आप शिकायत करते रहो। आप चुनाव आयोग के पास ही तो जाओगे, वो तो पहले ही आपकी अर्जी को खारिज कर चुका है। तो सबसे बड़ी चीज आज मैं फिर दोबारा कहूंगा कि आपको राज्य नेतृत्व, राज्यों की राजनीति को पढ़ना होगा, समझना होगा और पुरानी परंपरागत रणनीति से अलग हट करके आपकी जो राष्ट्रीय सोच है उसी के मुताबिक, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय सोच एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो वैचारिक मुद्दा है और वैचारिक मुद्दा आप ये साबित कर चुके हैं कि आपका वैचारिक मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है, उसमें आप सफल हो चुके हैं। तो इसे राज्यों में भी अमल में लाना होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे। अभी 2 चुनाव और होने हैं, उन पर भी प्रकाश डालेंगे। हरियाणा की विजय को बीजेपी किस तरह से लेती है, आने वाले चुनावों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के हम फिर आपसे रूबरू होंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।